का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो कल भगवान बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। कल सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं आज पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर की जोड़ी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही आज तेल कलश भी धाम पहुंचेगा। बद्रीनाथ धाम को सजाने का काम भी आज से शुरू होगा। करीब 20 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया जाएगा। तो बता दें आपको कि कल बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सुबह 7:10 पर कपाट खोले जाएंगे, लेकिन आज पांडुकेश्वर से डोलियां रवाना होंगी। उद्धव और कुबेर की जोड़ी रवाना होंगी। तो तेल कलश की अगर बात करें तो आज बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। तैयारियां पूरी की जा रही हैं और आज ही मंदिर को सजाया भी जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 क्विंटल फूलों से मंदिर को सजाया जाएगा। सत्ताईस अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं कपाट खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नरसिंह मंदिर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई, जिसमें स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दूर से आए तीर्थयात्री भी शामिल हुए। बुधवार को पांडुकेश्वर से कुबेर और उद्धव जी की डोली के साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। भगवान बद्री विशाल जी की मनुष्य पूजा प्रारंभ हो जाएगा अप्रैल 27 को सुबह 7:10 के अंदर। उसी समय से सभी तीर्थयात्रियों के भी दर्शन शुरू करेगा। वैशाख मास संपन्न होने के अंदर मानवा यम संख्या, जहाँ मानवों के लिए सुगम्य हो, सुलभ हो और लाभगम्य हो, ऐसे स्थान पर तभी भगवान के श्री पावन कपाट खोले जाते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले तीर्थयात्री भी बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं जी, और पहली बार हम इस टोली में शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत ही खुशी हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खोल चुके हैं और अब भक्तों को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने का इंतजार है। देखा इस बार तीर्थ यात्रियों में भी काफी उत्साह है और अब सबको इंतजार है कि भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट जब 27 अप्रैल को 7:15 पर खुलेंगे तो विधिवत तरीके से उत्तराखंड में स्थित चारों धाम की यात्रा भी शुरू हो जाएगी। नितिन सेमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। और चमोली से हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह से वहां पर तैयारियां की जा रही हैं, और साथ अब ये भी है कि कल ही सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। जी, अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और आज लगभग 10 बजे के बाद भगवान बद्री विशाल के मंदिर को सजाने का काम शुरू हो जाएगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली के साथ उद्धव और कुबेर जी की जो मूर्ति है वो पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होगी। लगभग इसका समय 9:30 बजे का रखा गया है। और जब ये सारी चीजें बद्रीनाथ धाम में पहुंच जाएंगी, यानी कि जो धार्मिक मान्यताओं के अर्थात जो परंपराओं को निभाने का जो कार्य है वो पूरा किया जाएगा। उसके बाद कल 7:10 पर ग्रीष्मकाल के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, तैयारियां जोरों पर हैं और कपाट खुलने को लेकर तैयारी भी की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे में नितिन, देखिए, तापमान लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, बर्फबारी भी हो रही है और मौसम विभाग अलर्ट भी जारी कर चुका है। तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं धाम के आसपास? जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो तैयारियां चल रही है। हालांकि मौसम अभी भी बदला हुआ है, बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना भी पहाड़ों में अगले 2 दिन बताई गई है। लेकिन उसके बीच भी लगातार तैयारियां चल रही हैं। बद्रीनाथ धाम में कुछ पेयजल की समस्याएं थी, उसको भी ठीक किया जा रहा है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह कि सड़क की जो बात हो रही थी, सड़क बिल्कुल इस बार सही है, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो अभी एक हफ्ते तक हमने पिछले वर्ष भी देखा था कि दिक्कत बनी रही और इस भी एक हफ्ते के अंदर उनको ठीक करने की कोशिश भी की जाती है। क्योंकि पहाड़ों में अधिकांश हम देखते हैं 1 से 2 महीने जो रहते हैं वहाँ पे बर्फबारी रहती है, बर्फ निकलती है, उसके बाद ही काम शुरू हो पाते हैं।
तो कहीं ना कहीं अनुमान है कि अगले 1 से 2 दिन तक प्रशासन सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। और जिस तरीके से मास्टर प्लान के कार्य इस वर्ष चल रहे हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर बद्रीनाथ धाम में आ सकती है तीर्थ यात्रियों को, लेकिन फिलहाल प्रशासन का दावा है कि सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, और यही कहा जा रहा है कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं भी वैसी दुरुस्त होनी चाहिए ताकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे चारधाम यात्रा के लिए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और चारधाम यात्रा में खराब मौसम लगातार मुसीबत बना हुआ है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से अभी भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। केदारनाथ धाम में रुकने, खाने पीने और शौचालय की समस्या है, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं बर्फबारी से रास्ते भी खतरनाक बने हुए हैं। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से 29 अप्रैल के बाद ही यात्रा का प्लान बनाने की अपील की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और केदारनाथ में रुकने खाने की दिक्कत हो रही है, जिसको लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। साथ ही शौचालय की भी समस्या है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं। सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, व्यवस्थाएं काफी पहले से दुरुस्त की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें पानी से लेकर खाने और साथ ही शौचालय की दिक्कत हो रही है। अब इन सुविधाओं को जनता तक आसानी से पहुंचाया जा सके, इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं? अमनदीप, क्योंकि केदारनाथ के जो कपाट हैं वो मंगलवार को खुल गए हैं। अब भारी संख्या में धाम में जो श्रद्धालु वो पहुंचे थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर दिक्कतों वाली बात करें तो वहां पे रहने की सबसे ज्यादा समस्या है। जो श्रद्धालु हैं उनको खाने पीने की और शौचालय और पानी की सबसे बड़ी समस्या अब देखने को मिल रही है, जिसका बड़ा कारण मौसम भी, अगर प्रशासन मौसम बता रहा है, प्रशासन का साफ तो कहना है कि उन्होंने लगभग 10 दिन पहले से जब तैयारियां शुरू होती है केदारनाथ धाम की, तब से तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन लगातार बर्फबारी के चलते तैयारियां पूरी नहीं हो पाई। साथ ही प्रशासन अब अपील भी जो श्रद्धालु से करा कि 29 तारीख, क्योंकि मौसम विभाग ने भी 29 तारीख तक एक चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं जो यात्रा है उसको धीमी धीमी करके चला जाए, क्योंकि लगातार बर्फबारी केदारनाथ धाम में देखने को मिल रही थी, जिसके कारण प्रशासन पूरी रूप से व्यवस्थाएं भी नहीं कर पाया। अब लगातार व्यवस्थाओं के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्योंकि मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल सत्येंद्र, ये भी बताइएगा, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से पहले ही व्यवस्थाएं की जा रही थी ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अब जो खामियां नजर आ रही हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? और मौसम भी खराब देखने को मिल रहा है, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि लगातार अब धीरे धीरे करके चारधाम में यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। बिल्कुल अमनदीप, अगर हम यात्रियों की बात करें तो चारधाम यात्रा में इस समय एक बड़ा सैलाब मैदानी हिस्सों से पहाड़ की तरफ बढ़ रहा है। अगर मात्र केदारनाथ की बात करें तो जब कपाट खुले थे करीब 15 से 20 हजार जो यात्री वहां मौजूद थे उस घड़ी के साक्षी बनने के। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाओं के नाम पर प्रशासन कहीं ना कहीं सब दावे जो प्रशासन के थे वो कहीं ना कहीं फेल देखते हुए मिले, क्योंकि अगर सड़कों की बात भी करें तो सड़कें देर रात, जब हम गौरीकुंड से नीचे निकल रहे थे तो वहां देर रात जेसीबी से तब काम कर रही थी, यानी कि अब जो काम धरातल पे दिख रहे हैं वो शायद कम से कम 10 से 15 दिन पहले से होने चाहिए थे, वो अब दिख रहे हैं। और प्रशासन जो केदारनाथ धाम की बात करे तो धाम में मौसम की दुआरी दे रहा है कि लगातार बर्फबारी हो रही, लेकिन जो यात्री वहां सत्येंद्र, अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, आपने जो बातें बताई हैं उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां वहां पर क्या दिख रही होंगी। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 दिन में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त कर ली जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। पिथौरागढ़ में शिक्षा विभाग का अजब हाल है। यहां जहां एक और कई स्कूल एक टीचर के सहारे चल रहे हैं, वहीं मुख्यालय के करीब पीपल कोर्ट इंटर कॉलेज में भले ही स्टूडेंट सिर्फ 54 हो, लेकिन यहां टीचर्स की संख्या 14 है। ऐसे में शिक्षा विभाग पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो पीपल कोर्ट इंटर कॉलेज में ये टीचर तैनात हैं और कई स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं और अब शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं।
पिथौरागढ़ से हमारे सहयोगी विजय उप्रेती हमारे साथ जुड़ गए। विजय, जरा बताइएगा क्या ये पूरा मामला है, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि एक स्कूल में 1 टीचर्स है, वहीं दूसरी जगह देखा जा रहा है कि 54 स्टूडेंट्स में 14 टीचर्स नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है? अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो ये दुर्गम इलाका है और खासकर मुंशियारी और धारचूला तहसील में कई विद्यालय ऐसे हैं जो अभी भी सिर्फ एक टीचर के सहारे संचालित हो रहे हैं। लेकिन जिला मुख्यालय के करीब पीपल कोर्ट इंटर कॉलेज है, वहाँ पर 14 टीचर मौजूद हैं, जबकि छात्रों की संख्या सिर्फ 54 है। तो ये काफ़ी हैरान करने वाला मामला भी है कि आखिर औसतन 3 छात्रों में 1 अध्यापक वहाँ पर मौजूद है। हालांकि ये मुख्यालय के करीब का है, लेकिन अगर कहें तो टेक्निकली ये दुर्गम विद्यालय है, लेकिन मुख्यालय के काफ़ी करीब है। तो समझा जा सकता है कि शिक्षा विभाग किस तरीके से उत्तराखंड में संचालित हो रहा है, क्योंकि दुर्गम सुगम का जो खेल उत्तराखंड में है वो काफ़ी पेचीदा यहाँ पर बना हुआ है। इस कारण कई विद्यालय जो है वो, लेकिन विजय कितने समय से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है? क्या इस पूरे मामले को लेकर अभी तक अभिभावकों की तरफ से कोई शिकायत की गई? जी देखिए, अब मामला ये अभिभावकों का नहीं है। सवाल इस बात का है कि सबसे बड़ा, जहाँ कुछ विद्यालय एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, वहीं एक विद्यालय ऐसा भी है जहाँ जरूरत से ज़्यादा अध्यापक यहाँ पर मौजूद हैं। तो शिक्षा विभाग को इस तरीके की अपनी तैयारियां की जानी चाहिए कि ताकि सभी विभागों स्कूलों में बराबर शिक्षक हों, चाहे वो दुर्गम के हों, सुगम के हों, और हर विषय के शिक्षक वहाँ पर मौजूद हैं। अगर 3 छात्रों में 1 टीचर किसी विद्यालय में है, कहीं पर 100 छात्रों में सिर्फ 1 टीचर है, तो ये बड़ी दिक्कत है और इससे कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है, शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विजय आपका। और अल्मोड़ा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्याय के देवता चिताई गोलू देवता के दर्शन किया और इस दौरान में सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना किया और मंदिर में मुख्यमंत्री धामी ने घंटी भी चढ़ाई। तो वहीं सीएम ने प्रदेश की खुशहाली की कामना गोलू देवता से की और सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए गोलू देवता से प्रार्थना की है। और आने वाले समय में श्रद्धालुओं के लिए वो स्थान और अच्छा होने वाला है। और गुरु जी से भी यहाँ प्रार्थना की। गुरु जी हमारे इष्ट देवता हैं यहाँ के और न्याय के देवता हैं। हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे, सभी प्रकार से हमारा प्रदेश आगे जाए, विघ्न बाधाएं आपदाएं सब शांत रहें और सब प्रकार से हम लोगों को सफलता प्राप्त हो और राज्य हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर सीएम हेल्पलाइन 1905 को लेकर मीटिंग होगी। शाम 4 बजे सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ये मीटिंग लेंगे। बैठक में सीएम हेल्पलाइन में नए बदलाव भी होंगे। तो आज ये शाम 4 बजे अहम बैठक होने वाली है और जो ये बैठक है, बताया जा रहा है कि सचिवालय में ये बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ये बैठक लेंगे और बताया जा रहा है कि जो सीएम हेल्पलाइन है उसमें कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। हालांकि इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे ये मीटिंग के बाद ही तय होगा और ये अपडेट भी हम आपको करेंगे कि सीएम हेल्पलाइन नंबर जो है 1905 उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। और देसी शराब पीने वाले को ट्रेटा पैक मिलता रहेगा, पर क्यूआर कोड के साथ नई पैकिंग के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की तरफ से हटी रोक के बाद में एक्साइज डिपार्टमेंट में आगे की एक्सरसाइज पर भी काम करना शुरू कर दिया गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देसी शराब के शौकीनों को टेट्रा पैक में शराब मिलती रहेगी। पॉल्यूशन को लेकर लगी याचिका के बाद लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है, जिसमें देसी शराब के टेट्रा पैक को पर्यावरण के लिए खतरा बताया गया था। पर अब हाईकोर्ट के ऑर्डर पर हर टेट्रा पैक में क्यूआर कोड होगा और 10 रुपए ज्यादा वसूला जाएगा और जब ग्राहक खाली पैक वापस करेगा तो 10 रुपए वापस मिल जाएंगे। इसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल करना है, इसलिए देसी शराब पीने वालों को क्यूआर कोड वाले टेट्रा पैक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहीं इससे शराब में मिलावट की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। टेट्रा पैक में लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो एक तो इजीली ट्रांसपोर्टेबल है और उसमें जो कांच की बोतलों में नुकसान होते हैं वो उससे भी बचा जा सकता है और जो मिलावट की संभावना रहती है बोतलों में उससे भी बचा जा सकता है।
मार्केट में इन दिनों देसी हो या विदेशी ब्रांड विस्की, रेड वाइन, बियर या देसी शराब आकर्षक पैकिंग ग्राहक को पसंद आती है। इसलिए चलते फिरते टेट्रा पैक और कैन डिमांड में रहते हैं। उत्तराखंड में शराब के दाम कम किए गए हैं, पर बावजूद इसके 130 शराब की दुकान अब तक नहीं उठ पाई है, जिससे करीब 500 करोड़ की कमाई होनी है। आबकारी के संदर्भ में 627 दुकानें हमारी देसी विदेशी मदिरा की है, जिसमें से 130 दुकानों को छोड़ के बाकी सभी का व्यवस्थापन हो चुका है। यहाँ तक रेवेन्यू की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास हमारा रेवेन्यू इस 130 दुकानों से आना है। शराब को लेकर नियम कायदे जो भी हों, लेकिन शराब की दुकानों पर पीने वालों की लाइन कम नहीं होती और शराब के ऐसे ही शौकीनों को देसी शराब हर टेट्रा पैक पर थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी होगी, ताकि प्लास्टिक से पॉल्यूशन न हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोटद्वार के काशी रामपुर मल्ला इलाके में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि जिस समय कार में आग लगी उस दौरान कार में कोई नहीं था। कार में आग लगने के कारण अगर बताएं तो ओवरहीट बताया जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही सेकंड में कार जलकर राख हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में गुलदार हाथी के बाद अब बाघ भी लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। बीते साल बाघ ने अब तक सबसे अधिक 16 लोगों की जान ले ली है, तो इस साल 4 महीने में 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष अब चिंताजनक स्तर पर पहुंचने लगा है। पिछले 22 सालों में 1000 से अधिक लोग वन्य जीवों के हमलों में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब बाघ की बढ़ती सक्रियता ने हालात और भी नाजुक बना दिए हैं। पौड़ी के रिखणी खाल और धूमाकोट क्षेत्र के 30 से अधिक गांवों में पिछले 2 हफ्ते से कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। यहां 13 और 15 अप्रैल को बाघ ने 2 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में 2 टाइगर अटैक्स 13 और 16 को जो रिपोर्ट किए गए, उसके बाद में हम लोगों ने अपनी पूरी जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे वो डिप्लॉयड हैं। डीएफओ और जो ट्रैंक्विलाइजर्स के साथ में जो टीम्स होनी है वो वहीं पे हैं। केसेस लगाए जा चुके हैं। बीते साल दिसंबर में मसूरी में हुए चिंतन शिविर में भी मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर चिंता जताई गई थी। विभागों को कहा गया था कि इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए, लेकिन इस दिशा में धरातल पर अभी कुछ खास होता नजर नहीं आया है। एक तो हमारी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जिसके तहत गाँव में स्थानीय जन समुदायों के साथ जनसंपर्क करते हैं, वहाँ की परेशानी समझने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से एक योजना बनाते हैं। कहीं पर सोलर फेंसिंग की भी व्यवस्था की जाती है। उत्तराखंड में गुलदार के बाद बाघ मानव जीवन के लिए दूसरा बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। हाथी और भालुओं के हमलों को भी बाघ ने पीछे छोड़ दिया है। इसका एक बड़ा कारण कॉर्बेट और उसके आसपास के इलाकों में बाघों का बढ़ता कुनबा भी माना जा रहा है। पौड़ी से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी में सरकारी जमीन पर अवैध मजार पर एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने अवैध मजार पर हथौड़ा चलाया। नई टिहरी एम ब्लॉक के पास अतिक्रमण कर बनाई गई मजार को प्रशासन ने तोड़वाया है। वहीं एसडीएम का कहना है कि 2 बार नोटिस देने के बावजूद सरकार जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कार्रवाई की गई है और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। ये यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट था जो पुनर्वास के लैंड पर, उसको विधिवत 2 बार नोटिस दिए गए, परंतु उनके द्वारा इस स्ट्रक्चर को नहीं हटाया गया, तो इसलिए प्रशासन द्वारा उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है और उसको वहाँ से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। एज इन बैंक जहाँ पर संज्ञान में आएगा कि इंक्रोचमेंट्स हैं पब्लिक एरियाज में या पब्लिक प्रॉपर्टीज में, तो वहाँ पर विधिवत उसकी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे 5 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 मोबाइल, 14 एटीएम और साथ ही 23,000 नकदी भी बरामद की है। सभी आरोपी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और प्रेमनगर के अलग अलग कॉलेजों में ये आरोपी पढ़ाई करते हैं और अपने महंगे शौकों को पूरा करने के लिए उन्होंने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम शुरू किया था। साथ ही इनके पास से अवैध अंग्रेजी शराब की
70 बोतल भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सस्ते दामों में चंडीगढ़, हरियाणा से शराब लाकर देहरादून में छात्रों को सप्लाई करते थे। देखिए, कल हमारे को सूचना मिली थी कि जो कोतवाली कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीओ ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहां पर रेड की गई। तो उनके पास वहां पर हमें 5 अभियुक्त मिले जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था। उत्तरकाशी पुलिस ने गणेशपुर में एक होटल से 23 पेटी अवैध शराब और 10 पेटी बियर बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लंबे समय से चारधाम रूट पर शराब तस्करी की शिकायत मिल रही थी, जिस पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गणेशपुर के एक होटल से अवैध शराब बरामद की है। होटल श्री काशी विश्वनाथ है, जो कि ये थाना मनेरी क्षेत्र में एक गणेशपुर है, वहाँ पे है। वहाँ पे जब दबिश दी गई तो हमको यहाँ पे 23 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और वह 10 पेटी बियर की बरामद की गई। इस बरामदगी के आधार पर होटल मालिक जो है, इसका नाम हेमराज बिष्ट है, इसने इसके खिलाफ कोतवाली मनेरी में 60 आबकारी 60 एक्साइज एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर मौसम विभाग ने हाई एल्टीट्यूड एरिया में एवलांच का अलर्ट जारी किया है। डीजीआरआई चंडीगढ़ की ओर से 3 जिलों में एवलांच की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद में आपदा प्रबंधन विभाग उत्तरकाशी की ओर से ऊंचाई वाले क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया, जिसे देखते हुए गोमुख ट्रैक समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रैकिंग पर रोक लगा दी गई है और इसी के साथ ही गंगोत्री नेशनल पार्क में अगले 4 दिन ट्रैकिंग पर रोक रहेगी। डीजीआरसी चंडीगढ़ के द्वारा जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए अवलांच के संबंध में अलर्ट जारी किया गया है, वो लगभग विगत 3-4 दिनों से लगातार शाम के मौसम ऐसे ही रहता है और आगे वाले टाइम में भी इसी टाइप से आशंका व्यक्त की गई है, जिसको देखते हुए सभी संबंधितों को उनका अलर्ट फॉरवर्ड किया गया और वन विभाग इनको भी अवगत कराया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।